क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज मेरा पता नहीं क्या से मन किया तो मैं ट्रेल पे ना जाके यहाँ पे नए वाले घर पे आ गया और यहीं थोड़ा वॉक कर लिया आसपास में। और मुझे लगा यहीं घास में बैठ के आराम से एक वीडियो बनाते हैं। ये आपने देखा होगा घास पूरी ऐसे वाइटिश हो रही है, लगता है वो स्नो का सीज़न शुरू हो गया है तो वो ठंड पड़ती होगी रात को, उस वजह से शायद। तो बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के, थोड़ा ठंडा है ज़रूर ऑफ कोर्स। चलो लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं रियल एस्टेट का जो घर खरीदने का प्रोसेस है अमेरिका में, वो कैसे काम करता है। मैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने घर ख़रीद लिया है और ऑलमोस्ट हमें 12 महीने से ऊपर लग गए घर ढूंढते ढूंढते। तो ये पूरे प्रोसेस में बहुत सारी हमारी लर्निंग्स रही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होम बायर थे हम, पिछले 7-8 साल से रेंट पे रह रहे थे। तो मुझे लगा कि जो भी लर्निंग्स मेरी रही हैं वो मैं इस वीडियो कोर्स के थ्रू आपको शेयर करूं। हो सकता है उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर इन अमेरिका। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें मैं पूरे जो प्रोसेस है घर खरीदने का एंड टू एंड, इसको समराइज़ करके बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। और फिर हर स्टेप, जितने भी इस प्रोसेस के स्टेप्स हैं, हर स्टेप का एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल, सो दैट यानी यू अंडरस्टैंड कि उस स्टेप के अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको करना है जिससे कि आपको बेनिफिट मिले, आपकी जर्नी सीमलेस रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने थोड़े से बुलेट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं ताकि मैं आई शुड स्टिक टू द पॉइंट ऑफ द टॉपिक, नहीं तो मैं भटक जाता हूँ जैसा आपको पता ही है। तो पहला है सबसे कि घर खरीदते टाइम पे जो प्रोसेस, उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे को लगता है जो आती है वो होता है माइंडसेट। वो इसलिए क्योंकि घर खरीदना एक तरफ घर का अपना मज़ा है, यू फील द ऑनरशिप एंड बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब मैंने घर लिया तो हम लोगों ने फेसबुक पे मैंने जो पोस्ट डाला था अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए, उसमें मैंने लिखा था कि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या पहली कमिटमेंट जो थी बड़ी, वो मेरी वाइफ थी, और मेरी दूसरी बड़ी कमिटमेंट ये मॉर्गेज या ये घर है। तो इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट। यूजुअली पीपल गेट टाइड टू mortgage for 30 years, so every month you will be making a payment for next 30 years. सो सिर्फ यही चीज़ नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो माइंडसेट जिसके लिए आपका रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई लोगों को लगता है कि H1 पे घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो वो भी आपको मेक श्योर करना है कि यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली टू बाय द हाउस। और जैसे कि कई लोगों को लगता है कि यार आज घर की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो हम वेट करते हैं 1 साल, मे बी मार्केट विल गो डाउन अ बिट, इट विल ईज अ बिट एंड देन वी विल बाय द हाउस। तो मैंने पर्सनली वो सब कंसिडर नहीं किया, बिकॉज पर्सनली आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव दैट नोबडी नोज़ व्हाट्स गोना हैपन इन द मार्केट, सो जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड टेक सम प्रिकॉशंस, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और ये थोड़ा माइंडसेट आपको रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ताकि आप जब घर खरीदने जाओ तो फिर फ्रस्ट्रेशन ना आए, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। नॉर्मली पहले बहुत इजी रहता था, अनलेस यू आर बाइंग न्यू कंस्ट्रक्शन इट्स वेरी हार्ड। यू विल बी लुकिंग एट मल्टीपल हाउसेज, यू विल बी पुटिंग मल्टीपल ऑफर्स। हमें 1 साल लग गया। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार रेंट पे रहना ही ठीक है, इट्स टू फ्रस्ट्रेटिंग। ऑफ़र डालो, कोई और आके ऑफ़र आपसे ज़्यादा डालेगा, वो लेके चला जाएगा, यू गेट इमोशनली अटैच्ड एंड देन सडनली यू फिगर्ड आउट कि नहीं यार मेरे को घर नहीं मिला, एंड यू माइट फील डिसअपॉइंटेड दैट टाइम। बट द सजेशन वुड बी टू जस्ट स्टिक इट, it's a process, it's a part of process, so just enjoy the journey, because you will realize once you buy the house that you took or you traveled that journey. Okay, तो पहला mindset, be prepared for it. Second step मैं कहूँगा कि getting ready on rational grounds. For example, जैसे कि getting ready में होगा कि how much can you afford. तो उसके लिए जब हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो में गेटिंग रेडी में, तो मैं कुछ कैलकुलेटर्स के लिंक डाल दूंगा। बाकी यू कैन ईजिली सर्च इन गूगल, देयर आर मल्टीपल websites, they may offer you calculator where you can just put few figures like your salary etc, and then it will tell you how much you can afford. There are ways, some people go very conservative, very traditional. They try to have their debt to equity ratio
or not debt to equity but income to expenses ratio, और जितना आप कमाते हो उसका मॉर्गेज में कितना एक्सपेंस जा रहा है, दैट शुडंट बी मोर देन लाइक 28 to 30%। कंजर्वेटिवली कई लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं, 40 तक भी जाते हैं, तो उस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। बट हाँ, गेटिंग रेडी में पहला हो जाएगा आपका कि अंडरस्टैंड हाउ मच कैन यू अफोर्ड, ऑल्सो फिगर आउट कि मंथली एक्सपेंस कितना आएगा उस स्पेसिफिक मॉर्गेज अमाउंट पे, कैन यू ईजिली पे इट। बिकॉज ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि इमोशनली बाय कर लेना चाहिए घर को, और उसके बाद जब एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट जाने लगे तो लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर उस टाइम पे स्ट्रेस आएगा देन इट्स नॉट वर्थ, एब्सोल्युटली नॉट वर्थ। यू शुड रियली एन्जॉय लाइफ, यू शुडंट हैव स्ट्रेस एट ऑल। तो ऐसा नहीं कि इमोशंस में आके बहुत सुंदर बहुत बड़ा घर ले लिया और बाद में जब किस्तें उतारने का टाइम आया तो वो स्ट्रेस रहा नहीं। तो इसलिए वो रैशनल तरीके से गेटिंग रेडी बहुत ज़रूरी है। अब कहने को मैंने 9 लाख का ये घर लिया है, बट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो टच वुड, ऐसा कोई स्ट्रेसफुल वाला काम मेरे लिए नहीं होने वाला जब मैं इसकी मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट्स दूंगा तो, ठीक है। और तीसरी एक चीज़ जो कि बहुत 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 ज़रूरी है वो है एक एमरजेंसी फ़ंड बना के रखना, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट एमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप घर खरीदो, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। खुदा ना खास्ता कल को अगर लेट्स से कुछ रिसेशन आ जाए तो आपकी जॉब में से पे कट हो गया, या भगवान न करे आप अगर दोनों कमाते हैं तो एक बंदे की नौकरी चली गई, तो ऐसे टाइम पे स्ट्रेसफुल ना रहे टाइम वो, तो आइडली आपको एक एमरजेंसी फ़ंड बना के रखना चाहिए। एटलीस्ट 6 से 12 महीने की आपके पास लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर मॉर्गेज पेमेंट। तो वो भी ध्यान रखना गेटिंग रेडी में। और एक थोड़ा सरप्लस भी होना चाहिए आपके पास जब आप बिड करने जाओगे। तो आपका लेट्स से अगर बजट 5 लाख का है तो ये सोच के चलो कि 5% आपको जो ऑन टॉप ऑफ आस्किंग प्राइस देना पड़ेगा। तो या तो आप 5 लाख से कम के घर देखो, मे बी 4.5 तक, ताकि आप बिड लगा के उसको 5 कर पाओ, या आपको 5 तक का ही चाहिए तो उसका 5% रेडी करके रखो, दैट यू माइट नीड टू पे, और आई थिंक इन दिस मार्केट यू मस्ट हैव टू पे टू बाय दैट हाउस एज अ प्रीमियम टू द आस्किंग प्राइस। ठीक है जी। तो ये हो गया गेटिंग रेडी का तीसरा नंबर या तीसरा स्टेप आ गया कि आपके क्राइटेरिया का, कि आपका क्राइटेरिया क्या है। एंड I've seen a lot of people miss it, but I would highly recommend you to have your criteria in black and white, like have it on paper. Maybe it's a Google Doc or Google Sheet or MS Word, Excel, whatever works for you, but have that in writing. It will help you, it will help others find you a better house. ओके तो मैंने भी ये करके रखा था, और मैं जब इस वीडियो बनाऊंगा क्राइटेरिया वाले का डेडिकेटेड, तो उसमें एक मैं अपनी जो मैंने क्राइटेरिया का डॉक बनाया तो आपसे शेयर कर दूंगा। होपफुली दैट माइट आल्सो हेल्प यू टू जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ इट एंड देन चेंज इट बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। ठीक है। क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस क्या है, कितना बड़ा चाहिए आपको, सिंगल फैमिली हाउस चाहिए, कॉन्डो चाहिए, और आपके ऑफिस से कितना दूर होना चाहिए, कितने बजट में चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब जब आपका क्राइटेरिया रेडी हो जाएगा, आप माइंडसेट आपका रेडी है, आप रैशनली भी रेडी हो, तो अब आता है कि एक्चुअल में घर ढूंढना, जिसके लिए आप हायर करोगे एक बायर एजेंट को। जब एक घर बिकता है तो उसके अंदर 2 उसके पहलू होते हैं, एक होता है सेलर, एक होता है बायर, राइट। सेलर हायर करता है एक सेलर एजेंट को, जो कि सर्टिफाइड रियल एस्टेट एजेंट होता है, जो कि सेलर की मदद करता है घर बिकवाने में, जैसे कि ओपन हाउस करना, घरों के टूर कराना। दूसरी तरफ एक होता है बायर एजेंट, हु विल रिप्रेजेंट यू द प्रोस्पेक्टिव बायर टू व्यू दोज हाउसेस, पुट ऑफर्स ऑन देम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको एक बायर एजेंट हायर करना है। अब बायर एजेंट हायर कैसे करना है, अच्छा उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली बायर एजेंट आपको बोलेंगे कि वी वोंट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, बट दैट्स ट्रू, बट दे विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3% फ्रॉम द सेलर। तो अगर आप 5 लाख का घर ले रहे हो तो सेलर देता है उसका 6%, 3% लेता है सेलर का एजेंट, जो कि हो गया लगभग 15,000 5 लाख का, और 15,000 लेगा आपका बायर एजेंट जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसेंशली आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी वजह से या आपके कारण जो आपका बायर एजेंट है वो $15,000 कमा रहा है। सो डोंट थिंक कि ये मेरा फ्री में काम कर रहा है। सो ट्रीट it like you're hiring that person, that you would be paying him or her $15,000. And when we talk about this in a detailed video, I'll share some insights, some tips that I followed, which would help you to hire
यू नो अ गुड बायर एजेंट। ठीक है जी, तो ये चौथा स्टेप हो गया, आपका एजेंट आप हायर हो गया। अभी क्या होगा, अभी आपके पास क्राइटेरिया था जो आपने एजेंट को दे दिया। अभी जो आपका बायर एजेंट है वो कुछ आपको घर भेजना शुरू करेगा बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। और आप खुद भी देख सकते हो आजकल सारा MPLS जो मल्टीपल लिस्टिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू ये सारी फीड आती हैं, जिसमें ज़िलो आ गया, रियल्टर आ गया, रेडफिन आ गया, ट्रूलिया आ गया। इन सब पे आप खुद भी अपना क्राइटेरिया लगा सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन योर रियल एस्टेट एजेंट या बायर एजेंट who will keep on sending email with the list of houses. You can look at those houses और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी नीड्स को फिट बैठता है, आप उसको बोलो कि मेरे को ये वाला घर देखना है, एंड देन ही और शी विल कोऑर्डिनेट विद यू एंड द सेलर टू लेट यू व्यू दैट हाउस। ठीक है, अब आप मल्टीपल घर देखना शुरू करोगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सारे घर देखना। अभी मैं सोचना फ़ोटो देख के कि यार ये घर अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ रियली स्किल सेट, पीपल मेक मनी आउट ऑफ इट। सो अच्छा फोटोग्राफर होगा तो वो एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। और अगर होम ओनर ने खुद नहीं फ़ोटो लेके डाल दिए तो आपको फ़ोटो देख के अच्छा नहीं लगेगा, बट वंस यू गो एंड सी द हाउस इन पर्सन you might have a different experience. This has happened to us, this might happen to you too. So my suggestion would be, unless you think that house is so बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बात दूसरी है। अगर आप डाइसी हो then I would recommend go and see that house in person। ठीक है, ये तो आपका हो गया। और हम डेडिकेटेड वीडियो हर एक का बनाने वाले हैं। हम क्यों बोल रहा हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, और उसमें शायद आपको थोड़ा और मैं इंसाइट दूंगा ताकि आप हर स्टेप पे वो वीडियो देख के कुछ इंसाइट्स ले पाओ। तो जब आप घर देखोगे तो आपके साथ दो ही बातें होने वाली हैं, या तो आपको घर पसंद नहीं आएगा, वो तो फिर बात ही ख़त्म होगी, फिर आप अपना प्रोसेस कैरी ऑन करोगे और घर देखने का। लेकिन आपको घर अगर पसंद आ गया तो घर पसंद आने के बाद आप क्या करोगे, ऑफ़र डालोगे घर पे, अज्यूमिंग कि आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे मार्केट हॉट है एंड द होम ओनर्स आर गेटिंग मल्टीपल ऑफ़र्स। तो आपको अपना ऑफ़र डालना पड़ेगा, दूसरों को बीट करना पड़ेगा घर लेने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमारा घर मार्केट में आया था तो इसका आस्किंग प्राइस था 839, और जो हमने जिसमें हमको घर मिला वी पेड 905। सो वी पेड ऑलमोस्ट कितना $66,000 ऑन टॉप ऑफ आस्किंग प्राइस। आई एम नॉट श्योर व्हेन यू वुड बी वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मार्केट ईज डाउन हो जाए और आपको सस्ता घर मिले, बट मेरे को पर्सनली लगता नहीं है कि इट विल बी कमिंग डाउन, ये ऐसे ही रहने वाला। ठीक है, जब हाउस व्यू करते टाइम पे जब ऑफ़र डालोगे तो ऑफ़र डालने से पहले एक स्टेप और है, जो है स्टेप नंबर 5, जो कि है गेट प्री अप्रूवल। ठीक है, प्री अप्रूवल क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपका क्रेडिट चेक करता है, हार्ड क्रेडिट चेक होता है, उसमें आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा नीचे जाता है, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ डेडिकेटेड वीडियो। एंड बाय द वे, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्री क्वालिफिकेशन and pre-approval. Pre-qualification is like a soft check, it will not impact your credit score, but pre-approval, it's a hard credit check. They will look so much into your details, and then they will say ki we are pre-approving Goldie for let's say $100,000 of mortgage, and when you put approval you should attach that pre-approval letter to your offer, सो दैट सेलर के मन में ये आए कि भाई ये बंदा पहले प्री अप्रूवल लेके आया, दैट मीन्स इसके साथ ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा घर खरीदने के लिए मॉर्गेज के लिए अप्लाई करे और बाद में इसका मॉर्गेज रिजेक्ट हो जाए। ऐसे होने के चांस बहुत कम है, बिकॉज ही गॉट प्री अप्रूवल। सो दिस विल add a bit of weight to your offer, and I would, कई लोग बोलेंगे कि यार प्री अप्रूवल मत लो और सिर्फ ऐसे ही छोटे मोटे किसी देसी भाई से लेटर ले लो कि हाँ प्री अप्रूवल है। आई हैव सीन दिस, राइट? But I would highly recommend you to get the pre-approval, because not just the seller, it will also give you a bit of comfort knowing that there are very good chances that my mortgage will go through, right? So pre-approval लेके ही offer डालने का मैं आपको recommend करूँगा। लेकिन ये pre-approval लेना कब है, क्योंकि इस pre-approval की एक validity होती है, नॉर्मली 3 महीने 6 महीने। तो आपने घर जब आपको offer डालना है तभी आप प्री अप्रूवल लो, बिकॉज इट हार्डली टेक्स अ डे टू गेट द प्री अप्रूवल। सो वो हम बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में, बट पहले मत लो। पता चला कि आपने प्री अप्रूवल 3 महीने पहले ले लिया, घर देख रहे हो, आपको घर मज़ा आ नहीं रहा देखने में, समझ आ नहीं रहा, और 3 महीने बाद आपका प्री अप्रूवल हो गया एक्सपायर, देन यू गो टू बैंक और मॉर्गेज कंपनी एंड आस्क फॉर प्री अप्रूवल रिविजन, then they will impact your credit score again. So take pre-approval when you need to put an offer, okay?
उसके बाद अप्रूवल आ गया तो अब बात आ गई ऑफ़र डालने की, तो ऑफ़र डालेंगे। ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में कि कितना आपको ऑफ़र डालना चाहिए, जो आसपास के घर बिके हैं उनका एनालिसिस कितना है, कितना आइडली आपका रैशनल नंबर आ रहा है, कितना आप घर से इमोशनली अटैच्ड हो, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उन सब चीज़ों को मिला के आप अपना ऑफ़र डालोगे। और उसके बाद आई होप आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए। हमने 5 ऑफ़र डाले थे, हमारा एक्सेप्ट ये वाला हुआ है। बट जो कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। एक हमने ऑफ़र, ये तो हमें 9 लाख का पड़ गया। एक ऑफ़र हम एक घर पे और डाला था, यहाँ पे मनालापन करके जगह है न्यू जर्सी में, वहाँ पे हमने एक घर पे ऑफ़र डाला था। वो आई थिंक 10 मतलब मिलियन एंड 59 का शायद आया था मार्केट में, और थोड़ा आइसोलेटेड था, तो हमें लगा इस पर ज़्यादा ऑफ़र नहीं आएंगे, तो हमने मिलियन एंड 80 का उस पर ऑफ़र डाला था, जो हमें नहीं मिला। बाद में हमें पता चला कि वो घर बिका ऑलमोस्ट 11.8 ऐसे कुछ। तो समबडी पेड 130,000 मोर फॉर दैट हाउस। तो अभी हमें लगता है ये मिलने के बाद कि इफ़ वी गेट बोथ ऑफ द चॉइसेस अगेन, दिस वन एंड दैट मनालापन, फॉर श्योर वी विल गो फॉर दिस वन। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, देयर इज़ समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू। यार एक मैं छोटा सा पॉइंट ये ऐड करना भूल गया था, मैं घर पे आके एडिट करने लगा तो मेरे को याद आया। एक्चुअली जब आप ऑफ़र आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्टेंस के बाद आप एक परचेज अग्रीमेंट साइन करते हो सेलर के साथ, जो आपका रियल एस्टेट प्रोफेशनल, जो आपका बायर एजेंट है, उसमें वो हेल्प करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने में। और जैसे ही आप वो साइन कर देते हो, both parties, buyer and seller, then it goes to a step which is called attorney review। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बायर और सेलर इतने ज़्यादा, मतलब वो एक लॉयर नहीं है। मैं एज ए बायर एक लॉयर नहीं हूँ, मेरे को लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, परचेज एग्रीमेंट, और मैंने साइन कर दिया। बट टू मेक श्योर कि मेरे पास ऑप्शंस हैं कि जस्ट इन केस मेरे को अगर लीगल एडवाइस चाहिए उसके अंदर, तो आई कैन हायर एन अटर्नी एंड आई कैन लेट हिम और हर रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो मेरे को समझाएगा बाद में कि देखो जो तुम साइन कर रहे हो उसके अंदर ये क्लॉज हैं, तुम्हें और कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो मैं अपने अटर्नी के साथ काम करके उसमें वो एडिशंस रिमूवल कराऊंगा। और उस जो पीरियड वो होता है अटर्नी रिव्यू, वो 3 दिन का होता है आफ्टर यू साइन द परचेज एग्रीमेंट। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, इट माइट हेल्प यू, दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल आई थिंक। हमारे साथ एक बार क्या हुआ कि हमने एक घर पे ऑफ़र डाला था, कुछ बैक एंड फोर्थ रहे, हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया $870,000 का। घर अच्छा था लेकिन सम बैक एंड फोर्थ से हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फिर समहाउ मेरी वाइफ को अंदर से वो फील नहीं आ रहा था कि यार ये घर हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। सो वी वांटेड टू बैक आउट even after signing the purchase agreement. So हमें पता चला कि 3 दिन का attorney review, and within those 3 days, for any damn reason, you can reject or you can back off. You might need to hire an attorney that might charge you some money. For example, हमने जो attorney hire किया था, हमने उसको $150 दिए थे, और उन्हीं 3 दिनों के अंदर अटर्नी रिव्यू पीरियड में उस अटर्नी ने एक ईमेल डाला सेलर के अटर्नी को, ये बोल के कि बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न माय बायर इज़ एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू बैक ऑफ इन अटर्नी रिव्यू एंड वी बैक्ड ऑफ। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि परचेज एग्रीमेंट साइन करते टाइम पे कि वही फाइनल है। उसके बाद आपको 3 दिन मिलते हैं, उन 3 दिन के अटर्नी रिव्यू में यू कैन वर्क विद योर अटर्नी टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट यू हैव साइंड इज़ फाइन। इफ़ नॉट, यू कैन चेंज इट and send the changed contract to the seller's attorney and to the seller, and because of some reasons if you need to back off, that is possible within those 3 days। ठीक है, तो ये ऑफ़र आपने डाल दिया। अब ऑफ़र के बाद आपका ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो देयर वुड बी a few things which will run kind of simultaneously। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ तो आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, जो बैंक मांगेगा वो सब बात करेंगे डिटेल में, कैसे मॉर्गेज सस्ता लेना है, कितना क्रेडिट होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए एट्सेट्रा। बट एक तरफ आप स्टेप नंबर 7 करोगे, अप्लाई फॉर मॉर्गेज, और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली कुछ ये स्टेप्स चलेंगे, जैसे कि एक होगा स्टेप नंबर 8 इंस्पेक्शन,
ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि स्टेप 7 है फिर 7 8 है, 7 8 9 10 ये एक साथ ही चलते रहेंगे, बट जस्ट टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड आप पुट देम इन स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 8 हो गया आपका इंस्पेक्शन होगा, बिकॉज यू नो व्हेन यू बाय हाउस इट्स अ वेरी बिग एसेट, राइट। यू कांट जस्ट बाय, आई मीन व्हेन यू गो एंड बाय शूज़, यू ट्राई मल्टीपल शूज़, यू मेक श्योर दैट कंफर्टेबल हैं कि नहीं, उसके बाद आप बाय करते हो। और घर ख़रीदने जा रहे हो, पूरी लाइफ का हार्ड वर्क जो करके पैसा कमाया वो लगाने जा रहे हो उस पर, तो आप मेक श्योर करो कि दिखने में तो ठीक है, घर अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मैं तो प्रोस्पेक्टिव इमोशनल बायर बन के सिर्फ घर को सुंदर तरीके से देख सकता हूँ कि सुंदर लग रहा है, लेकिन घर का ढांचा स्ट्रांग है कि नहीं है, घर में सारी चीज़ें चलती हैं कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप घर खरीदो और घर खरीदते जैसे उसमें रहना शुरू करो, पता चले कि 3 महीने में ये खर्चा आ गया, 4 महीने में रूफ से पानी टपक रहा है, 6 महीने में एसी ख़राब हो रहा है, हीटर ख़राब हो रहा है। ये चीज़ें आपको सरप्राइजेज़ ना हो, इसके लिए इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन की वीडियो में अलग से बात करेंगे किस किस तरह की इंस्पेक्शन होती है, कौन कौन से आपको करानी चाहिए, कैसे इंस्पेक्टर हायर करना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए। लेकिन एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर होगा जो आएगा, आपका पूरा घर का स्ट्रक्चर देखेगा कि यू नो ढांचा इसका कैसा है कैसा नहीं है, कि रूफ़ कैसा है, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग कैसी है, यू नो कहीं से कुछ ऐसा है तो नहीं। और वो फिर अब आपको रिपोर्ट बना के देगा जिसमें लिखा होगा कि दीज आर माई फाइंडिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच आर ओके, but these are the things which are like you should consider changing them, replacing them, repairing them. And then they will also say these are the things that are security things, so be very cautious. I would recommend you to replace them before even you move. तो जब इंस्पेक्शन आपका हो जाएगा तो आप इंस्पेक्शन में अगर कुछ उल्टा सीधा आता है, ज़्यादा खर्चा लगता है, तो यू वुड गो बैक टू द सेलर एंड यू वुड ट्राई टू नेगोशिएट। आप बोलोगे कि यार तुम्हारे घर में ये ख़राबी है, तो या तो उसको ठीक करा के दो, नहीं तो जो हमारा ऑफ़र प्राइस है उसको हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू मे फिगर आउट कि वो कुछ पैसे कम कर रहा है नहीं कर रहा। सो रियली अप टू द मार्केट एंड हाउ मच यू लाइक दैट हाउस। बट इंस्पेक्शन हो गया और उसके बाद में होगा अप्रेजल घर का, स्टेप नंबर 9। अप्रेजल में क्या होगा, लेट्स से तुमने घर जो पसंद किया है, जिस पर तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ है 5 लाख का, 20% तुम कर रहे हो डाउन पेमेंट, बाकी बच गया 4 लाख। 4 लाख तुम लोगे बैंक से लोन या मॉर्गेज लोगे। अब तुम जब बैंक के पास जाओगे कि मेरे को 4 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक विल मेक श्योर दैट इन केस यू नो खुदा ना खास्ता कल को अगर आप किस्त नहीं भर पाए और बैंक को आपका घर फोरफिट करके या जब्त करके और इसको बेचना पड़ा, तो क्या बैंक 4 लाख इससे निकाल पाएगा अपने या नहीं, ये बैंक को मेक श्योर करना है। ठीक है, तो इसलिए बैंक भेजेगा अपना एक अप्रेज़र। ठीक है, उस अप्रेज़र की फ़ीस आप भरोगे, लेकिन वो बैंक भेजेगा और उस अप्रेज़र का सिर्फ एक ही काम होगा, इस घर का मुआयना करना, इसके घर की जो सराउंडिंग्स है, इसके पास में कितने घर हैं, कितने के बिके हैं, कब बिके हैं, मार्केट कैसा है, उस सब के हिसाब से बैंक को एक रिपोर्ट बना के देना जिसमें लिखा होगा कि इस घर की कीमत मेरे हिसाब से लेट्स से 3.5 लाख है, 4.5 लाख है, 5.5 लाख है, ये उसको बैंक को बताना। अब अज्यूमिंग कि अगर घर की कीमत पूरी 5 लाख आती है तो आपको पूरा 4 लाख का लोन जो है मिल जाएगा। लेकिन लेट्स से अगर घर की कीमत और ज़्यादा आती है, 5.5 आ गई, 6 आ गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से एग्जांपल लेने के लिए लेते हैं कि लेट्स से अगर बैंक के अप्रेज़र के हिसाब से घर की कीमत आती है 4 लाख, ठीक है, तो बैंक आपको 4 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक बोलेगा कि 4 लाख हमारे हिसाब से इसकी कीमत है, बेशक आप इसके 5 दे रहे हो, 6 दे रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 4 लाख अगर इसकी कीमत है तो 4 लाख का जो 20% है वो हो गया 80,000 जो कि आप भर रहे हो, तो हम आपको मैक्सिमम इस पे लोन दे पाएंगे 3,20,000 का। सो डिपेंडिंग ऑन द अप्रेजल यू शुड ऑल्सो हैव सम रिजर्व्स। स्पेशली हमारे केस में क्या था कि 840 का इसका आस्किंग प्राइस था, हमें लग रहा था कि यार 9.5 हम दे रहे हैं तो 66,000 65,000 में ऊपर दे रहे हैं, तो अगर अप्रेजल में लेट्स से 840 आता है या 820 आता है, तो वी शुड हैव इनफ फंड्स ऑन टॉप ऑफ 20% डाउन टू पे फॉर दैट गैप। तो अगर 840 का आता है तो 65,000 हमारे पास अलग से होने चाहिए ऑन टॉप ऑफ 20% डाउन पेमेंट। सो वी वर रेडी विद दैट, बट फॉर्चुनेटली हमारे घर का अप्रेजल एकदम 905 आया, सो दैट हेल्प्ड अस यू नो सेव दैट मनी इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट एज डाउन पेमेंट। तो ये हो गया आपका अप्रेज़ल। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे अप्रेज़ल के बारे में भी। उसके बाद अप्रेज़ल हो गया आपका, मॉर्गेज हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, अज्यूमिंग एवरीथिंग वेंट फाइन, नाउ यू विल गेट द क्लोजिंग डेट, व्हिच मीन्स when would you get the actual keys, when would you sign the actual documents and become the proud home owner, right?
तो वो थोड़ा सा नेगोशिएशन होगा आपके और सेलर के बीच में। व्हेन आर दे कंफर्टेबल, व्हेन आर यू कंफर्टेबल। समटाइम्स सेलर माइट से कि यार मेरे बच्चों का स्कूल सेशन है, सो आई माइट नीड कपल ऑफ मंथ्स टू हैव दिस सेशन कंप्लीटेड, या मैं रेंट पे रहता हूँ या रेंट पे मकान ढूंढना है मेरे को, या मेरे को एक दूसरा मकान ढूंढना है। सो रियली यू गाइस कैन फिगर इट आउट। हमको जैसे नॉर्मली मेरे को 1.5 महीना लगा था क्लोजिंग टाइम लेने में, और इस वीडियो में बात करेंगे क्लोजिंग कॉस्ट, क्लोजिंग वाले में, कि क्लोजिंग डेट को आप कैसे फ्लक्चुएट तो अच्छा वर्ड नहीं होगा इसके लिए, कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने भी नेगोशिएट किया। हमने उनको बोला कि हम आपको $1000 का गिफ्ट कार्ड देंगे अगर आप हमको दिवाली, जो कि 4 तारीख की थी, हमने बोला कि हमको 1 नवंबर, उससे पहले आप घर देते हो तो हम आपको $1000 का गिफ्ट कार्ड देंगे। और एज़ यू नो पैसे से सारे काम, सारे तो एटलीस्ट मोस्टली काम बन जाते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और जब आप क्लोजिंग करने जाते हो तो आपको क्लोजिंग कॉस्ट भरना पड़ता है। जैसे इंडिया में होता है कि रजिस्ट्री कराने जाते हैं मकान की तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी आपको शुरू में जो बैंक की इंटरेस्ट है मॉर्गेज का वो देना पड़ेगा, प्लस में आपका होम ओनर इंश्योरेंस जो है, जो आपके घर को इंश्योर करेगा, वो आपको देना पड़ेगा, प्लस में प्रॉपर्टी टैक्सेस देने पड़ेंगे कुछ एडवांस में, और प्लस में कुछ टाइटल ट्रांसफ़र की फ़ीस होगी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, घर का आप सर्वे कराओगे टू मेक श्योर कि घर की जो बाउंड्रीज़ लिस्टेड हैं आपके डिस्क्लोजर के अंदर वो सही में बाउंड्रीज़ हैं या गलत लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप सेलर ने पड़ोसी के उसमें फेंस लगाया हो और बाद में पता चले आपको, तो इसके लिए आप सर्वे कराओगे प्रॉपर्टी का। सर्वे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो सारे आएंगे आपका क्लोजिंग के अंदर। तो क्लोजिंग कॉस्ट होगी आपकी कुछ, जिसके बारे में बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में। फिर जो आपका क्लोजिंग डे होगा उस दिन आप जाओगे वहाँ पे, और जाने के बाद वकील के ऑफिस में या अटर्नी के ऑफिस में बैठ के आप भी होगे, सेलर भी होगा। समटाइम सेलर्स माइट नॉट कम, इन आवर केस सेलर डिडंट कम, दे साइंड एवरीथिंग ऑनलाइन। सो बट यूजुअली आप जाओगे, सेलर होगा, जो आपकी घर पे है, फॉर एग्जांपल आप और आपकी वाइफ हो, आप लोग जाओगे वहाँ से, वो लोग आएंगे। क्लोजिंग कॉस्ट का जो चेक या वायर होगा वो जाने से पहले आप कर चुके होगे ताकि उस टाइम तक ट्रांसफ़र हो जाए। वहाँ जाके यू विल साइन सम डॉक्यूमेंटेशन, इट माइट टेक लाइक 60 minutes अप्रॉक्सीमेटली, दैट्स व्हाट इट टुक फॉर अस। और फाइनली आपको वहाँ पे मिल जाएगी चाबी बन गए आप घर के मालिक। और घर की यार एक कई लोग बहुत एनालिसिस करते हैं कि बाय वर्सेस रेंट, इफ़ आई इन्वेस्ट दिस मनी इन स्टॉक हाउ मच वुड आई गेट रिटर्न वर्सेस बाइंग a liability which is our house. But I think there are different ways to look at things. What these people are looking is analysis mindset. They are just looking or thinking by their brains, they are not using their heart. So ऐसा नहीं है यार, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें दिमाग को थोड़ा साइड में रख के, दिमाग का लिमिटेड यूज़ करके दिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक घर लेने के बाद जो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इतने बड़े बैकयार्ड में, पीछे स्विमिंग पूल है, एक ऑनरशिप का फ़ील आ रहा है। और ये फ़ील सिर्फ आपके अंदर नहीं, आप जितने भी घर में लोग रहेंगे, आपके बच्चे हुए, आपकी वाइफ हुई, तो ये जो फ़ील है, I mean, if you look at it from rational perspective, you might not count this feel, right? लेकिन आप इमोशनल तरीके से सोचोगे तो it's a very good feeling. I'm loving it. So घुमा देगा मैंने टॉपिक यार। तो घर खरीदना एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। अच्छा जी, अब आपका क्लोजिंग हो गया, आपको फ़ील आ गया, चाबी मिल गई, आप बन गए हीरो हीरा लाल, और चाबी घुमाते हुए आ गए अपने घर पे। मेरा तो शुरू में प्लान था कि जब मेरे को चाबी मिली थी कि हम एक घोड़ा रेंट करके और घोड़े पे ढोल बजाते हुए अगर आएँ थोड़ा फ़न करने के लिए, बट मेरी वाइफ को थोड़ा अटपटा लग रहा था, तो शी डिडंट सपोर्ट इट इनफ एंड पुट मी डाउन। तो उसके बाद आपका क्लोजिंग हो गया। अब क्लोजिंग होने के बाद आप घर के अंदर अपने हिसाब से कुछ रेनोवेशंस भी करना चाहोगे, जो कि हो गया स्टेप नंबर 11। ठीक है, रेनोवेशंस में कुछ चीज़ें होगी, जैसे कि हम अभी घर में आए हैं तो घर मिले हमको 1 तारीख थी, और आज मेरे ख्याल कितना 10-11 तारीख है, और अभी भी हमें 2-4 दिन और लगेंगे मूव होने में, क्योंकि हमने कल डीप क्लीनिंग कराया है। कल सुबह हमारा जो कारपेट है उसको हटा के फ्लोरिंग डालने वाला बंदा आ रहा है। फिर फर्नीचर, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में तो छोटे से में कुछ था नहीं, सारा नया फर्नीचर लिया है। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या फ़र्नीचर ख़रीदा, कितने का ख़रीदा और कहाँ से ख़रीदा। मैं वो गूगल शीट डाल दूंगा, मैं सारा मेंटेन कर रहा हूँ, जिससे कि हो सकता है कल को आपके कुछ काम आ पाए। ऑफ कोर्स हर एक का अलग टेस्ट होता है। और होम थिएटर वगैरह लगाएंगे, तो ये रेनोवेशंस होगी। प्लस में फिर बच्चों का जो स्कूल है, पुराना स्कूल दूसरा था, यहाँ पे
दूसरा स्कूल है, तो एडमिशन की बात चल रही है। होपफुली इस ट्यूसडे से बच्चे यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे स्कूल में, तो फिर हम मूव कर जाएंगे। तो ये आपके मूविंग में रेनोवेशंस हो गई, डीप क्लीनिंग होगी, बच्चों का स्कूल का ट्रांसफ़र फ्रॉम योर ओल्ड स्कूल टू द न्यू स्कूल, वो हो गया। तो ये हो गया आपका renovations वगैरह। और फाइनली आई थिंक स्टेप नंबर 12 इज़ टू जस्ट मूव इन एंड एन्जॉय योर हाउस, and there are few things which we will talk about in the move dedicated video. But for example, जैसे अभी नई कम्युनिटी आप मूव करते हो तो it's good to have friends at least, you know, इतना फ्रेंडशिप कि अगर कल को आप कहीं बाहर हो तो आप आस पड़ोसी को फ़ोन कर दो कि यार मेरा बेटा या बेटी बाहर खड़ा है तो उसको पिकअप कर लो प्लीज़, या कुछ भी ऐसा, पड़ोसी अच्छा हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम कुछ प्लान हमने किया, जैसे कि अभी अभी थैंक्स गिविंग आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, लोहड़ी आने वाली, जो हम पंजाबी हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली अमेरिकन फैमिलीज़ हैं ज़्यादा, इंडियन फैमिलीज़ यहाँ पे है नहीं, तो एक आध कोई होगी। बट आवर प्लान इज़ टू गो टू ईच ऑफ दीज हाउसेस and then invite them to Lodi and have them celebrate this with us, so that we know each other. Yesterday we spoke with the neighbors that side, और इसलिए मूव वाला जो स्टेप है उसमें डेडिकेटेड मैं कुछ टिप्स डालूँगा जिससे कि यू माइट फाइंड देम हेल्पफुल, जिससे कि वंस यू मूव इन आपके आस पड़ोस में आपकी जान पहचान रहे, और 4 लोगों से मिलोगे, नए यारी दोस्ती होगी, तो ऑफ कोर्स लाइफ और अच्छी लगती है। तो यार ये था पूरा एंड टू एंड। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव मिस्ड समथिंग, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो पुट दैट इन कमेंट्स please, and then I'll make sure I won't be able to edit this video, but I'll take what I missed and make a dedicated video when I start making other videos. तो ये था पूरा समराइज वर्जन ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस। होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें ये जो 12 मैंने स्टेप्स बताए हैं, मैं हर एक का एक डिटेल्ड वर्जन बनाऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो। सो व्हेन यू आर depending on which step you are at this time, for maybe you are at putting offer step, so you can watch the putting offer video to get some insights there. मैं कोई ऐसा रियल एस्टेट का ज्ञानी बंदा नहीं हूँ कि भाई मैंने रियल एस्टेट को सर्टिफिकेशन किया हुआ है, बट somehow I feel it's all common sense and experience. You don't need any kind of certification or a license to make sure that your experience goes seamless. ठीक है, चलो यार, मज़ा आ गया ये यहाँ पे वीडियो बना के, बहुत अच्छा फील आ रहा है। जब मैं आया था तो घास पूरा ऊपर से वाइट था, वो स्नो का, अभी थोड़ा ठीक हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।